तो आप लोगों का जो है कमेंट आ रहा था कि सर एक बार आप फिर से हिंदी का जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें बता दीजिए, क्योंकि हम हिंदी तो है ना ज्यादातर ध्यान नहीं देते हैं, बट हम चाहते ये है कि हमारा हिंदी में जो है 90 प्लस अंक आ जाए। तो भाई सिंपल तरीका पहले बताता हूँ, ऑब्जेक्टिव तो क्लियर करना ही पड़ेगा। तो आपको जो है आज ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लीजिए और उसके बाद आपको बताते हैं कि आप लोग का कमेंट आ रहा था कि सर सब्जेक्टिव भी पढ़ाइए, क्योंकि सब्जेक्टिव भी जो है ना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो आपका कल जो है ना सब्जेक्टिव का क्लास चलेगा और वो भी साइंस का, और उसमें भी हम बेहतर तरीका से समझाने का प्रयास करेंगे जैसे ऑब्जेक्टिव को समझाते हैं। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव का वीडियो आज देख रहे हो तो कल जाकर के जरूर देखना, ठीक है, और लाइव में आना जरूर। तो भाई सिंपल तरीका, आपको पहला यहाँ पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आपसे एग्जाम में पूछेगा, या फिर यहाँ देख लीजिए कहा जा रहा है कि लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था। ठीक है, जैसे खिलौना या फिर किताब या फिर पैसा या फिर मछली, ये आपको कंफर्म तरीका से याद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये तो भाई एग्जाम में बार बार रिपीट होता है और हिंदी का ये कहानी का क्वेश्चन है। तो आप लोग जो है जल्दी से एक बार एक का करेक्ट आंसर बता दीजिए। और अगर आप ये वीडियो जो है ना मतलब कि बाद में देख रहे हो, जिस समय पे नहीं देख रहे हो, प्राइमर है जिस समय पे नहीं देख रहे हो, लाइव है जिस समय पे, तो आप लोगों का टाइमिंग बता देता हूँ, 11 बजे पर डे आपका यहाँ पे चलता है। ठीक है जी। तो आप लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर लेखक जो था ना वो अपने पिता से मछली लेना चाहता था। ठीक है, क्या लेना चाहता था? मछली लेना चाहता था। तो यहाँ पे आपका एक का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग एक बार क्लियर कर लीजिए, एक बार मन में रख लीजिए कि लेखक जो था वो अपने पिता से मछली लेना चाहता था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपल तरीका से ये याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि मंगू जो था वो जन्म से क्या थी। ठीक है, पागल या फिर चंचल या फिर अंधी या फिर गूंगी, इसका करेक्ट आंसर आप लोग बता दीजिए। आपको तो याद होगा, क्योंकि शुरुआती पॉइंट में हम कहानी के जैसा रखे हैं, जो कहानी का है ना, तो आप आसानी तरीके से इसका जवाब दे देंगे। तो एक बार बता दीजिए दो का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मंगू जो थी वो जन्म से क्या थी? तो आप सब कह रहे हैं कि सर हम पढ़े हैं कि मंगू जो थी ना वो जन्म से पागल थी। ठीक है, क्या थी? जन्म से पागल थी, यानी कि आपका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए, आपको दो का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए याद रख लेना है। अगर आपको याद है तो ठीक है, ना याद है तो आप लोग जो बता रहे हो आंसर उसका आंसर देख करके याद कर लो। मंगू जो थी वो जन्म से ही पागल थी। आपको ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में एक नंबर दिला करके रहेगा, और ये गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन जो है एग्जाम में रिपीट होता है। ठीक है, चलिए, यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? ठीक है, पिताजी का या फिर माँ का या फिर मामा का या फिर इनमें से किसी का? नहीं, बता दीजिए किसको मानते थे, अपना आदर्श किसे मानते थे? तो बताइए चार का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग भी बता दीजिए, क्योंकि बिरजू महाराज जो है ना खुद को किसका शागिर्द मानते थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर यहाँ पे तीन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि वो पिता को। ठीक है, और इनके चाचा का नाम शंभू महाराज था, ये आपको पता होनी चाहिए। और इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि पंडित बिरजू महाराज जो थे अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? आप लोग एक बार बता दीजिए। तो आप लोग का कमेंट क्या आ जाएगा कि पंडित बिरजू महाराज खुद को जो है ना मतलब कि किसको मतलब कि अपना जज मानते थे? तो आप कहिएगा सर माँ को। ठीक है ना, अपनी माँ को जो है ना सबसे बड़ा जज मानते थे। अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, गाय या फिर नदी या फिर शहर या फिर विवेकानंद। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कहा जा रहा है कि कौन जो है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। अब एक चीज बताइए आप लोग, जातिवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है? तो आप कहिएगा सर जातिवाचक संज्ञा का मतलब होता है जिसमें सभी जाति का बोध होके, मतलब एगो का नाम धरेंगे तो उससे सबका बोध हो जाएगा। यहाँ पे नहीं बताना है तो देखिए, गाय का मतलब सब गाय हो जाएगा, नदी मतलब सब नदी हो जाएगा, शहर मतलब सब शहर हो जाएगा, लेकिन विवेकानंद का मतलब सब विवेकानंद नहीं हो जाएगा। हम जिस विवेकानंद को जान रहे हैं वही विवेकानंद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल तरीका, आपको चार का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी याद कर लेना है। तो आपको चार का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी याद रहेगा? जी सर, बिल्कुल याद रहेगा। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, सुशीर वाद्यों में शाह का उपाधि प्राप्त है। ठीक है ना,
यानी सुशीरवादियों में शाह का उपाधि जो है किससे प्राप्त है? तबला को या फिर बांसुरी को या फिर ढोलक को या फिर शहनाई को। 5 का करेक्ट आंसर बताइए। आप लोग पढ़े हो बिस्मिल्लाह खान के मतलब के बारे में पढ़े हो, आपके क्लास में पढ़ाई हुआ है तो ठीक है, ना हुआ है तो यहाँ पे जान लीजिए। जो बिस्मिल्लाह खान थे ना वो शहनाई बजाते थे, ठीक है, शहनाई बजाते थे और सुशीरवादों में शाह की उपाधि जो है शहनाई को प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे आपको सिंपल तरीका क्या करना है, 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी याद कर ही लेना है। और अभी आपको समय दे रहे हैं, अभी याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि याद रहेगा ना तो वहां पर जाने के बाद कुछ चीज ना भुलाइएगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज यहाँ याद कर लीजिएगा, 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, कर्मधारय समास नहीं है, कमल नयन चन्नवे नीलांबर या फिर कृष्ण सर्प, ये 6 का करेक्ट आंसर बताइए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ये सारी चीज पहचान में आनी चाहिए। अब कर्मधारय समास का मतलब पहले समझिएगा क्या होता है, जिसमें लगा रहे, जैसे कि कर्मधारय में क्या हो जाएगा, अगर आपका बहुब्रीहि ना रहे ना तो अगर भगवान आ जाएगा और बहुब्रीहि ना रहे तो कर्मधारय हो जाएगा। बट इसमें लिखा जाएगा है जो, ये शब्द आ जाएगा। जैसे कमल नयन तो कमल के जैसा जिसका नयन हो, ये सारी चीज, नीलंबर नीला है जो अंबर, कृष्ण सर्प कृष्ण है जो सर्प, मतलब कि कृष्ण सर्प, ये सारी चीज आपको कंफर्म टू कंफर्म तरीका से आनी चाहिए। लेकिन चन्नवी का आप लोग जो पढ़े होंगे ना, जिस चन्नवी का, ठीक है, चन्नवी आप लोग तो कुछ पढ़े ही नहीं होंगे। और कृष्ण सर्प क्या होता है, ये भी भगवान के बारे में, नीलांबर, ये फिर कमल नयन, ये सारी चीज है, बट चन्नवी के बारे में आप नहीं पढ़े हो। आप जो है ना कंफर्म तरीका से कह दीजिएगा कि सर यहाँ पे 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। और एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम 1 नंबर भी ना छोड़ेंगे, ये खुद से वादा कर लो। और आपको जो है ना ऑब्जेक्टिव में, सब में, ऑल सब्जेक्ट में, सब में जो है साइंस सोशल साइंस को छोड़कर 50 में 50 लाना है और साइंस में 40 और से में 40 लाना ही पड़ेगा। तब तो कहे जाइएगा जी सर हमने जो है ऑब्जेक्टिव याद किया था। कविता नहीं है, अभिनव, स्वदेशी, हमारी नींद या फिर भारत माता, इसमें कौन जो है कविता नहीं है, ये पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। बट क्यों, इसीलिए क्योंकि अगर आप सब चैप्टर पढ़े हो तब आपको पता चलेगा, सब रटे हो तब पता चलेगा। लेकिन देखते हैं आपका कमेंट क्या आएगा कि इसमें कविता कौन नहीं है, आप लोग बता दीजिए। तो आप कहिएगा सर स्वदेशी तो एक कविता है, ठीक है, हमारी नींद वीरेन डंगवाल ये भी कविता है, भारत माता सुमित्रा नंदन पंत ये भी कविता है। यानी कविता यहाँ पे अभिनव नहीं हो जाएगा, ठीक है, अभिनव जो है एक कविता नहीं है। और ये आपको 100% याद होनी चाहिए। देखो अभी इसी फॉर्मेट को याद करो, ठीक है, आपको एग्जाम में अगर पूछेगा ना ये क्वेश्चन तो सेम टू सेम यही रहेगा। यानी आपको ऑब्जेक्टिव में जो एबीसीडी दिखेगा ना, सारा ऑप्शन यही रहेगा सेम टू सेम। तो याद कर लीजिएगा 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन है। यानी कौन कविता नहीं है निम्न में से, तो आप क्या कहिएगा सर अभिनव हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। अगला एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को कहते हैं, ठीक है, क्रिया विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, प्रविशेषण या फिर संज्ञा। ये भी आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ऐसा अगर कोई कहे तो आप कहिएगा जी सर नहीं होता है, क्योंकि ये बार बार नहीं होता है, कभी कला जाता है। और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था और 2019 के बाद में अगर इतना दिन गैप है तो भाई याद कर लो, ये जरूर आ जाएगा। और विशेषण के भेद आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये गैप वाला क्वेश्चन है। देखिए विशेषण की जो विशेषता, मतलब कि विशेषण की जो विशेषता बताए उसे कहा जाता है, भाई लोग कमेंट सर प्रविशेषण, प्रविशेषण, ठीक है, प्रविशेषण कहा जाता है। चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी तरीका से आप लोग बताते रहिए और आपसी में बातचीत ना कीजिएगा लास्ट होके या फिर पहले होके, ठीक है, क्योंकि आपसी में जो बात करते हैं ना वो सब हमें पता चलता है, सब चीज को देखते हैं, कमेंट को तो एक एक कमेंट को देखते हैं हम, ये आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग पूछ भी सकते हैं कि सर हम कै नंबर का क्वेश्चन कितना जवाब दिए थे, कितना सही हुआ था, झूठ ना बोलिएगा, ठीक है जी। संधि के भेद है 3 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 7। चलो इसका करेक्ट आंसर बताओ, क्योंकि ये तो पढ़े हो। 3, 4, 5 या फिर 7 बता दीजिए संधि के कितने भेद होते हैं। ना याद है तो याद कर लो, याद है तो कमेंट बॉक्स में बताओ इसका करेक्ट आंसर। तो आप लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर हम पढ़े थे संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, और यही करेक्ट है। यानी आपने जो बताया उसमें ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए जो है 3, ये करेक्ट हो जाएगा। तो हम बोलूंगा जी बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये आपको 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए याद कर ही लेना
लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। अगला आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बिहार का, उत्तर प्रदेश का, नेपाल का या फिर भूटान का? अब भाई जवाब दो। अब इसके लिए तो मैं रुकूंगा क्योंकि बहादुर भाग करके आया था ना जी, तो भाग करके कहाँ से आया था ये भी क्वेश्चन बनता है। कहाँ का रहने वाला था, क्यों घर से भागा था, सारा क्वेश्चन टाइप का बनता है। ये तो तुम्हें याद होगा क्योंकि बहादुर समझ रहे हो जी क्या है बहादुर। तो बताइए बहादुर सर यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेपाल नेपाल नेपाल। चलो यानी इसी तरीके से जवाब देते रहना है। जब तुम्हें पता था तब तो बोले ना जी। तो बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो वो जो था एक नेपाल का रहने वाला था लड़का, ठीक है। और जब भैंस चराने गया था तो भैंस को पीट दिया था, ठीक है, बहादुर। तो वहां से आया तो उसका माँ भी उससे पीटा, और पीटा तो वो घर छोड़ करके भाग गया, ठीक है। तब लेखक के घर में रहने लगा, तभी भी वहां उसका क्या हुआ भाई, मतलब कि गुजारा ना चला, ठीक है। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा का जन्म किस ईसा पूर्व में हुआ था? 1908, 1909, 1911 या फिर 1912? 11 का करेक्ट आंसर जवाब दीजिए आप लोग। चलो भाई जल्दी से बता दीजिए। अच्छा यार 11 का करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से, जल्दी से बता दीजिए रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? आप लोगों का कमेंट क्या आ जाएगा कि सर हम एक बार याद तो किए थे कि रामविलास शर्मा का जन्म जो है 1912 ईस्वी में हुआ था, क्या रियल बात है? तो आप लोग बताइए जी रियल बात है? तो जी सर बिल्कुल रियल बात है, क्योंकि हम एक बार याद करते हैं तो वो हमेशा याद होता है, ये आपका कहनाम है। चलो इसी तरीके से आपको याद कर लेना है, यानी कि डी ऑप्शन याद कर लेना है। रामविलास शर्मा का जन्म 1912 ईस्वी में हुआ है। और ये मैं बात 2 बार 3 बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप तो आ रहे हो, एक बार देखोगे आपके दिमाग में जाएगा फिर निकल जाएगा, बट मेरी बात एक एक याद अगर रहेगा तो एग्जाम में मेरा बात याद जरूर पड़ेगा। ये लिख करके अपने कॉपी में रख लो और वहां जा करके जरूर कहिएगा कि सर आपने बिल्कुल करेक्ट बताया, ठीक है। परिणाम वाचक विशेषण है सुंदर, थोड़ा सा, चार या फिर पुराना? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? परिणामवाचक में क्या होता है? जिसमें परिणाम का बोध हो, जिसमें माप तोल का बोध होके। तो बता दीजिए पुराना नया, इसमें माप, इसको मापेंगे तोलेंगे? तो आप कहिएगा नहीं सर, पुराना को नहीं मापेंगे नहीं तोलेंगे। चार को आप कभी तोले हो? चार को हाथ चार को रख के तोले हो? नहीं सर। अरे भाई आपका कमेंट आ रहा है, मैं समझ रहा हूँ आपका कमेंट क्या है, बट एक मिनट हमको भी बोलने का मौका दो। यहाँ पे हम जान रहे हैं करेक्ट आंसर भी हो जाएगा क्योंकि भी बोल रहे हो, बट यहाँ देख लीजिएगा, चार को हम नहीं मापेंगे, यहाँ सुंदर को भी भाई जब नहीं मापेंगे, थोड़ा सा है, थोड़ा सा है, जो करके देखो तो थोड़ा सा है। तो यहाँ पे परिणाम का करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको 12 का भी याद कर लेना है। जी सर बिल्कुल याद कर लेंगे, हमने तो बता दिया सर 12 का भी हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन एग्जाम में बनता है भाई, करेक्ट आंसर जवाब दीजिएगा कि ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? मंगम्मा, सौता, लक्ष्मी या फिर पाती? ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जल्दी से जल्दी बता दीजिए, तब तक मैं वेट करूंगा क्योंकि 13 नंबर क्वेश्चन तो बहुत इजी है। चलो जल्दी से बता दीजिए यहाँ पे। और एक चीज आप कहते हो ना कि सर पास कैसे हो के हम कमजोर है, भाई टेंशन ना लो जी, इतना क्लियर करो पहले 13 का बताओ। अच्छा सर 13 का क्या होता है? तो यहाँ पे आप लोगों का कमेंट आ रहा है कि ढहते विश्वास, ये कहानी लक्ष्मी है ना जी, लक्ष्मी, इसका प्रमुख पात्र लक्ष्मी है, यानी हम पढ़े थे ऑप्शन सी हो जाएगा। जो ऑप्शन सी को छोड़ करके दूसरा बोल रहे हो वो ना याद कर लो ना जी, ऑप्शन सी हो जाएगा लक्ष्मी, ठीक है जी। ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र जो था लक्ष्मी था, और आपको यही करेक्ट टू करेक्ट आंसर याद कर लेना है। अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं? बहादुर या फिर अमिन्यो या फिर मछली? चलो भाई इसका करेक्ट आंसर बता दो। 14 का आप लोग का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो भाई बनता है ना। जी सर बिल्कुल, यानी हमको यहाँ पे क्वेश्चन लाते देरी नहीं हो रहा है और वहां पे आपका आंसर आते देरी नहीं हो रहा है। इसी तरीका से भाई लोग आप लोग भी याद कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद कर लेना है नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। तो 14 का ए हो जाएगा। जी सर हमने तो 14 का ए बताया, आप जो देख रहे हो ना जी बिल्कुल देख रहे हो, यानी कि 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देगा, अविन्यो किस देश में है? रोम में है, फ्रांस में है यानी रूस,
ठीक है ना जी, रूस में है, फ्रांस में है, जर्मनी में है या फिर स्विट्जरलैंड में है। बता दीजिए 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, बता दीजिए अवेन्यू कहाँ पर है। तो भाई आप लोगों का कमेंट क्या आ जाएगा, एक बार वेट करो क्या। जी सर आप वेट तो कैसे, 15 का करेक्ट आंसर मैं बता दूंगा, मैं बता दूंगा, मैं जानता हूँ कि अविन्यो जो है फ्रांस में है, मैं जानता हूँ अविन्यो फ्रांस में है। यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग एक बार ऑप्शन बी तो याद कर लीजिए जी, एक बार ऑप्शन बी याद कर लीजिए, तब तक वेट कर लेते हैं। 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी याद कर लो, जिसको याद था वो ठीक है, ना याद था भाई करेक्ट आंसर याद कर लो। फ्रांस में था, अभिन्यो कहाँ पर था, फ्रांस में, ठीक है ना, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन, अगला एग्जाम में बनेगा ज्योतिमर्य उदाहरण है स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, विसर्ग संधि का या फिर समास है। तो ज्योतिमर्य क्या है भाई, 16 का एक बार बता दीजिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा यहाँ पे, ठीक है जी। समास तो पहले होगा नहीं, विसर्ग संधि ज्योति जो मर्य होगा नहीं जी। अब स्वर संधि और व्यंजन संधि दोनों में से कोई एक होगा। अब बता दीजिए ज्योतिमर्य क्या हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली यहाँ पे बात यहाँ आती है, यहाँ देखो ज्योतिष दुर्मर्य, यहाँ पे जो है ना र है, र है, क्या है जी, र हलंत है। और एक चीज बताओ, जब टूटता है व्यंजन संधि में और स्वर संधि में फर्क समझो। स्वर से व्यंजन, स्वर संधि में क्या होता है, दोनों तरफ प्लस के दोनों तरफ स्वर होता है, और व्यंजन संधि में क्या होता है, स्वर भी होता है और व्यंजन भी होता है। यानी कि अगर देखा जाए तो ये एक व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक है, ये एक क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। ठीक इसी तरीका से बनता है याद करने का, ठीक है, ज्योतिर्मर्य हो जाएगा, ज्योतिमर्य हो जाएगा, जो एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। याद रहेगा जी, बिल्कुल याद रहेगा, इसमें कोई इधर उधर वाली बात नहीं है। आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन भी याद कर ही लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जहां दोनों पद प्रधान हो वहां समास होगा, द्विगु या फिर कर्मधारय या फिर तत्पुरुष या फिर द्वंद्व। अब बताओ जी 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अब तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि सर बहुत भारी पूछ दिए सवाल। अरे भाई भारी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल आसान है, बस आपको सोचने का देरी है। अब एक समास बताए ना जिसमें दोनों पद प्रधान होके, और एक चीज नहीं याद पड़ रहा है तो समझो जिसमें योजक लगा रहे, ये भी नहीं आ रहा है तो ये समझो जिसमें विपरीत रहता हो, माता पिता भाई बहन चाचा चाची इस तरीका से रहता हो। तो आपका कमेंट आ रहा है कि जी सर हम तो पढ़े हैं। तो 17 का यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, पूर्व और पश्चिम वाला दोनों जी, जो दोनों, ठीक है जी। तो यहाँ पे याद कर लेना है, करेक्ट आंसर 17 का ऑप्शन डी हो जाएगा, और यही करेक्ट होगा और आपको यही रट के जाना होगा। अब जाते हो जी व्याकरण में रटते हो ना कि जिसका दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद कहते, इतना ना रटो, आपको सिर्फ उदाहरण याद होना चाहिए, ठीक है, उदाहरण याद होना चाहिए। अभी बताऊंगा समास का कमाल, पहले यहाँ देखो विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, विद्या जुरालय, विध जुरालय, विधा जुरलय या फिर विध जुरलय। अब बताओ ना, अब पता चलेगा कि कौन जो है संधि को जानता है और कौन जो है संधि को पहचानता है, यही यहाँ पे फैसला हो जाएगा। आप पहले कमेंट में जवाब दो, जवाब दीजिएगा भाई, तब तो हम जानेंगे। कमेंट यहाँ पे है जी सर, हम देख रहे हैं कमेंट में आप लोगों का कमेंट आ रहा है कि जी सर बिल्कुल 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्या जुराले विद्या जुराले विद्या जुराले। चलो भाई, हम जो सोचा वही तुमने किया, यानी विद्याजुर आलय, विद्याजुर आलय विद्यालय हो जाएगा, और 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है, और एग्जाम में पूछेगा तो इसे तो हम फटाक से भर देंगे, आपका जो है ना लक्ष्य है ना जो प्राप्त हो जाएगा। बट यहाँ देखिए, इसमें एक और चीज क्वेश्चन बनेगा कि विद्यालय जो है वो कौन सा संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि या फिर विसर्ग संधि, और इसमें भी पूछ देगा चलो बताओ जो है विद्यालय जो है कौन सा स्वर संधि है। तो आप कौन सा स्वर संधि बताइएगा, बता दीजिए, जिसमें दोनों तरफ सेम टू सेम रहे, आ रहे ई रहे, उसे कौन सा संधि कहते हैं। बताओ स्वर संधि के पहले पहले क्या आता है, क्या आता है, जब 5 भेद पढ़ते हो तो स्वर संधि के पहले पहले क्या आता है। चलो एक बार बताओ, दीर्घ 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 गुण वृद्धि यानी दीर्घ दीर्घ दीर्घ। चलो भाई, तो दीर्घ भाई लिखो तो सही, आप भी लिखो तब ना हम जानेंगे कि तुमको याद है। यानी ये दीर्घ हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि का ये उदाहरण हो जाएगा। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम गिराया गया था, जापान में, फ्रांस में, रूस में या फिर चीन में।
बता दीजिएगा 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम कहाँ पे गिराया गया था। तो 19 का करेक्ट आंसर क्या जवाब दीजिएगा आप लोग बता दीजिए। तो आप कहिएगा जी सर हमें पता है, क्योंकि विश्व युद्ध में जो परमाणु बम है वो जापान में गिराया गया था। ठीक है, यहाँ पे आपको 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए याद कर ही लेना है, तो कर ही लेना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है तो बनता है। जी सर याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, जी सर याद हो जाएगा। चलो भाई अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछो जाएगा, अब जी जवाब दीजिए। नाखून प्रतीक है पार्श्वती वृत्ति का, मानवता का, प्रेम का, या फिर पौरुष का, बता दीजिए। नाखून किसका प्रतीक है? जब आप लोग पढ़ो ना नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो लिखे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो बता दीजिए कि नाखून जो है किसका प्रतीक है। तो आपका कमेंट आ रहा है सर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या भाई, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बी मत बोलो जी, ए बोलो, ए बोलो, बी मत बोलो, क्योंकि ये मानवता का नहीं होगा, पार्श्वी वृत्ति का हो जाएगा। और ये कौन बोला? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बोले थे। तो यहाँ पे आपको 20 का करेक्ट आंसर क्या याद कर लेना है? तो 20 का आपको करेक्ट आंसर याद कर लेना है पार्श्वी वृत्ति का, जो कि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आपको वैसा ही एग्जाम में जा करके लिखना है, ऐसा ही एग्जाम में सबसे पहले जवाब देना है, तब आपका वो मार्कशीट भरेगा। वो मार्कशीट में सिर्फ सही सही भराएगा। सेन साहब की कार की कीमत थी 7,500, 8,500, 9,500 या फिर 7.5 लाख। जवाब दीजिए क्या हो जाएगा एक इसका करेक्ट आंसर। पढ़ते तो सब है लेकिन जवाब कोई कोई देते हैं, देख तो सब रहे हैं बट जवाब कोई कोई ही देगा। तो चलो भाई बता दीजिए यहाँ पे 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप में से सब बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर हम पढ़े थे एज अ पाठ 20 के दांत, जिसमें पढ़े थे सेन साहब के बारे में, तो इनकी जो कार की कीमत थी वो 7,500 थी। और अभी तो आपने बताया। जी सर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी आपको जो है 21 का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए याद कर लेना होगा। याद हो जाएगा? जी सर बिल्कुल याद हो जाएगा। आपको भी याद कर लेना है कि सेन साहब की कार की कीमत 7,500 रुपया थी। जी सर याद हो जाएगा। अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 20 के दांत पाठ की विद्या है, निबंध है, व्यक्ति चित्र है, कविता है, या फिर कहानी है। 22 का करेक्ट आंसर बताओ, तब ना हमें पता चलेगा। जी सर तुम्हें आता है। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? सब कोई जानता है, सब कोई जानता है, तभी तो सब कोई कमेंट में लिख रहा है सर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी कि आपने जो करेक्ट आंसर बताया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहाँ पे 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि 20 के दांत पाठ की जो विद्या है वो कहानी है, और इसमें एक कहानी कहा गया है। और इस कहानी के जो प्रमुख पात्र है वो कौन है? आप लोग जवाब दीजिए। 20 के दांत कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो 20 के दांत कहानी के सबसे प्रमुख पात्र मदन है, तब खोखा है। ठीक है ना जी, मदन हो जाएगा। मदन नहीं रहेगा ऑप्शन में तो खोखा मारेंगे। खोखा अगर न रहेगा तो कासू, जिसको खोखा बोला जाता है, कासू दे देगा ऑप्शन में। इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन पूछे ना तो आपको आसानी तरीके से जवाब दे ही देना है। अगला देखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है। ठीक है, बाढ़ की समस्या, माँ, ढत्वे, विश्वास, नगर, या फिर धरती कब तक घूमेगी। बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है। बताइए किसमें जो है बाढ़ के बारे में बताया गया है? ये तो आपको पता होगा। लक्ष्मी के बारे में पता है ना जी, ढाते विश्वास जो मतलब कि ढाते विश्वास है, उसमें लक्ष्मी के बारे में कहा गया है। लक्ष्मी के बारे में पता चला है ना कि लक्ष्मी कौन था, तो ढाते विश्वास कहानी का एक प्रमुख पात्र था। तो बता दीजिए बाढ़ की समस्या कहाँ पर है। तो आपका कमेंट क्या आएगा पहले देखो तो सही, देखो तो सही। जी सर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। और आपने भी बताया जी सर बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। तो 23 का एक बार ऑप्शन बी फिर से बोल दीजिए जी, फिर से एक बार बोल दीजिए। जी सर बोलूंगा बोलूंगा, क्योंकि हमको तो याद था। चलो बिल्कुल करेक्ट है भाई। अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, देखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है बौद्ध दर्शन से, वेदांत दर्शन से, मार्क्स के विचार से, या फिर इनमें से कोई नहीं। बता दीजिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है? अब 24 का आंसर बताना है। तो क्या जवाब दीजिएगा 24 का आंसर एक बार बता दीजिए, क्योंकि भाई एग्जाम की तैयारी करते हो तो आना तो पड़ेगा। तो आपको याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं। प्रगतिशील साहित्य का जो संबंध है भाई वो वेदांग दर्शन से है। ठीक है, कहाँ से है? वेदांग दर्शन से है। आपको 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी
याद कर लेना है कि प्रगतिशील साहित्य का जो यहाँ पर संबंध है वो वेदांत दर्शन से है। एक बार फिर से बोलिए, प्रगतिशील साहित्य का जो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है संबंध है वो वेदांत दर्शन से है, वेदांत दर्शन से, याद रहेगा। जी सर, अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या जवाब दीजिएगा? लक्ष्मी का पति नौकरी करता था मुंबई में, दिल्ली में, जयपुर में या फिर कलकत्ता में। 25 का करेक्ट आंसर बताओ, तब मैं जानूंगा कि तुमने कहानी पढ़ा है। ढाते विश्वास कहानी कौन कौन पढ़ा है? तो आप में से बहुत सारे बच्चे कहिएगा जी सर हम पढ़े हैं। तो भाई बिल्कुल पढ़े हो तो अच्छी बात है। तो 25 का करेक्ट आंसर बताओ। जी सर 25 का मैंने बता दिया सर 25 का करेक्ट आंसर। आप भी बोल दीजिए, क्या बताया हो जी, एक बार बोल दो। जी सर एक बार बोल दीजिए, यहाँ पे कलकत्ता हो जाएगा, क्योंकि लक्ष्मी का जो पति था लक्ष्मण वो कलकत्ता में नौकरी करता था। और ये पार्ट जो है ना कहानी का सबसे प्रमुख पात्र है, और सबसे प्रमुख पार्ट है, पात्र नहीं पार्ट है, क्योंकि लक्ष्मी पात्र है। ठीक है जी। अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिएगा, कहता है एग्जामिनर कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या फिर निश्चयवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़े हो? जी सर बिल्कुल पढ़े हैं। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे सर्वनाम का भेद नहीं पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कौन पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 ही भेद होते हैं, और देखो तीनों भेद इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। बताइए कौन जो भेद है वो अलग आपको देखने को मिल जाएंगे। तो 26 का एक बार करेक्ट आंसर बता दीजिए। मैं तो उधर से ताक रहा हूँ, बस आपका आंसर ही आंसर नजर आ रहा है। तो चलिए भाई, आपने क्या बताया कि सर यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम का जो भेद है वो यहाँ पे निश्चयवाचक नहीं हो जाएगा। ये सारी तीनों जो हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम का क्या हो जाएगा भाई, ये भेद हो जाएगा। चलिए भाई, एक और चीज यहाँ पे अगला ये समझते हो ना, कहने या फिर बोलने वाले को क्या बोलते हैं? उत्तम पुरुष। सुनने वालों को मध्यम पुरुष। जिसके बारे में कहा जाए उसे अन्य पुरुष। ये सब तुम्हें तो पता होगा। चलिए 27 नंबर, बिरजू महाराज का संबंध है बांसुरी से, तबला से, कथक से या फिर संतूर वादन से। क्या जवाब दीजिएगा? पंडित बिरजू महाराज क्या करते थे, ये बताओ आप। पहले बता दीजिए पंडित बिरजू महाराज क्या करते थे। तो आप लोगों का कमेंट क्या आएगा? तो आप लोगों का कमेंट आ रहा है, क्योंकि सर हम पढ़े हैं पंडित बिरजू महाराज नृत्य करते थे, कथक नृत्य करते थे। यानी कि यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा, और आपको ऑप्शन सी याद कर लेना है। क्या याद करना है? ऑप्शन सी याद करना है। तो 27 का आपको ऑप्शन सी करेक्ट टू करेक्ट पता होना चाहिए। जी सर हमें पता था, तब ने हम बताया जी, क्योंकि देख रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे, बट जवाब तो कोई कोई दे रहा है। यहाँ पे देखिए बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर, शेख बहादुर, बहादुर प्रसाद या फिर बहादुर पंडित। क्या जवाब दीजिएगा जी? तो 28 का एक बार बोलिएगा, तब ना हमें पता चलेगा जी आप पढ़ते थे कहानी। तो भाई बता दीजिए एक बार करेक्ट आंसर। तो भाई बिल्कुल हमने जो सोचा वही आपने किया, क्योंकि पढ़े हो तब तो बता रहे हो, क्योंकि बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। यहाँ पे 28 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा भाई साहब, ऑप्शन ए हो जाएगा। और ऑप्शन ए आपको हमेशा याद होनी चाहिए, तो भाई होनी चाहिए। जी सर हमें याद था। चलो अगला एग्जाम में क्वेश्चन तुमसे पूछ देगा, जवाब दो। राम नाम बिनु बिरथि जगी जन्मा। यह पंक्ति किसकी है? गुरु नानक की, रस खान की, घनानंद की या फिर प्रेम घन की? ये चीज बता दीजिए। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, ये कौन बोला और इसका लेखक कौन है? ये जो चैप्टर है ना सबसे फर्स्ट चैप्टर में आ जाता है आपका। ठीक है, जब जाइएगा ना गदखंड पदखंड, ये गदखंड में जाइएगा तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, पदखंड में जाइएगा तो बताइए राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के लेखक कौन है? तो सर यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए गुरु नानक। क्या हो जाएगा जी? गुरु नानक हो जाएगा, क्योंकि गुरु नानक जो थे वो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के लेखक है। और यहाँ पे अगर बात करें तो यह पंक्ति जो है गुरु नानक जी बोले हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। और गुरु नानक क्या थे? तो गुरु नानक सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु थे, याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा जी? सिख संप्रदाय के फर्स्ट गुरु कौन थे? तो गुरु नानक जी थे। ठीक है, याद रहेगा जी सर। पांचवा जो थे वो गुरु अर्जुन देव सिंह थे। ठीक है, गुरु अर्जुन देव सिंह थे, अर्जुन देव सिंह थे, याद रखिएगा। और यहाँ पे 10वां जो 10वां से वो गुरु गोविंद सिंह। ठीक है जी,
विंद सिंह, ठीक है, याद रहेगा। जी सर बिल्कुल, गोविंद, वह हो जाएगा, ठीक है, वह गोविंद सिंह, ठीक है, गोविंद सिंह हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, कर्मधारय समास है चतुर्भुज, ऋषिपुत्र, चंद्रमुख या फिर वनवास। चलो भाई ये बता दीजिए 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। एक बार तो मैं आपका कमेंट देखूंगा ना जी। जी सर आप बिल्कुल देखिए ना, आप बिल्कुल देखिए, अंजादी हम बोल रहे हैं, अंजादी बोल रहे हैं। चलो भाई तो आपका कमेंट आ रहा है कि सर यहाँ पे ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमुख जो हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा। और व्याकरण में आप पढ़िएगा तो सबसे पहला उदाहरण है या फिर सेकंड वाला यही उदाहरण है, चंद्रमुख कौन सा समास है, याद रहेगा। जी सर बिल्कुल याद रहेगा, कर्मधारय समास है चंद्रमुख। हमने तो याद कर लिया, आप भी याद कर लीजिए जी। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कहानी है नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, नौबत खाने में इबादत या फिर परंपरा का मूल्यांकन। चलो भाई देखता हूँ आज कितने सारे स्टूडेंट जो है करेक्ट टू करेक्ट आंसर बताते हैं कि कहानी है। क्या जवाब आएगा जी? सर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलो भाई इसी तरीका से बताओ, इसी तरीका से बताइएगा, तब न वहां पर कॉन्फिडेंस रहेगा तो आपको पता चल जाएगा। चलो भाई यहाँ पे 31 का जो है करेक्ट आंसर, आपको ऑप्शन बी याद कर ही लेना है तो कर ही लेना है। ऑप्शन बी वहां पे जा करके आपको ऑप्शन बी पे टिक कर देना है। कर दीजिएगा जी सर बिल्कुल कर देंगे, क्योंकि यही तो हमारी चाह है कि वहां पे जा करके सही सही करें। अब एक चीज बताइए, अभी आपने लगभग 30 क्वेश्चन क्लियर किया, ठीक है, 30 में से आपको कितना सही सही आया ये बताओ। आप लोग कहिएगा तब ना हमको भी पता चलेगा। तो भाई ये अभी मत बताओ, अभी मत बताओ, क्योंकि अभी पढ़ूंगा तभी भी नहीं नाम लूंगा। अब कहिएगा सर आप नाम क्यों नहीं लेते, अरे भाई अगर नाम आपका लेंगे तो सेकेंड वाला कहेगा सर मेरा भी लीजिए, फोर्थ कहेगा मेरा भी लीजिए, मेरा भी लीजिए। भाई आप मेरे लिए सब कुछ, सब लोग जो है एक सेम हो, ठीक है। तो आप लोगों का कमेंट हम देखते रहते हैं। और जैसे अभी आनंद कुमार बोले थे कि सर साइंस, सोशल साइंस और साइंस का सब्जेक्टिव ही कराइए, ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलते रहते हैं, सबका कमेंट देखता हूँ, बट आपको पता नहीं है वैसे सब देखता हूँ। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज आती है, यही ना बोल रहे थे जी, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहा जाएगा कि आप लोग जो कमजोर है आपका जो सब्जेक्ट वो जरूर बताइएगा और ये कमेंट में बता दीजिए अभी आपको कितना करेक्ट हो गया है, ठीक है ना, हो गया। और उसके बाद लास्ट वाला भी जरूर बोलिएगा। तो 32 नंबर का क्वेश्चन का जवाब दे दिए जी। अरे भाई हम तो 32 नंबर क्वेश्चन बोलवे नहीं किए, तो ले आपने जवाब दे दिया, बहुत अच्छी बात है। नागरी लिपि पाठ के लेखक, अब मैं क्वेश्चन क्यों पढ़ूंगा, डायरेक्ट आंसर घस देता हूँ, क्योंकि आपका जब आ ही गया आंसर, जब आपका जो है यहाँ पे नागरी लिपि का लेखक 32 का आपने भी बोल ही दिया, तो अब हमको पढ़ने की क्या जरूरत है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए भाई, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, अज्ञे का पूरा नाम क्या था, सचितानंद अज्ञे, वत्सायन अज्ञे, हीरानंद अज्ञे या फिर सचितानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञे। चलो भाई जवाब दे दो, जवाब दे दो। 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैं भी तो देखूं कितने सारे बच्चे 33 का करेक्ट आंसर बताते हैं। तो सबका कमेंट एक साथ एक बार अच्छे तरीका से आ रहा है कि सर यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर मतलब कि अज्ञे जो थे उनका नाम क्या था जी, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञे, और इनके पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था, याद रख लीजिएगा। यानी अज्ञे के पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था, याद रख लीजिएगा। और ये भी याद रख लीजिएगा कि इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञे था। जी बिल्कुल याद रहेगा। सर आप अगला क्वेश्चन बता दीजिए, कहा जाएगा बिस्मिल्ला खान का संबंध है बांसुरी से, हारमोनियम से, तबला से या फिर शहनाई से। चलिए जवाब दे दीजिए, 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि पढ़े हो ना जी। 34 का करेक्ट आंसर अभी आपको शहनाई के बारे में बताया ना, बिस्मिल्लाह खान के बारे में, पढ़े हो कि ना पढ़े हो, कोई दिक्कत ना, ना पढ़े हो तो इतना जान जाओ कि बिस्मिल्लाह जो खान था उनका सम्मान जो था भाई शहनाई से था। किससे था, शहनाई से था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आपको 100% आनी चाहिए। आएगी ना जी? जी सर बिल्कुल आ जाएगा, एक बार बोल दीजिए। यहाँ पे 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। चलो भाई ऑप्शन डी आ गया, ऑप्शन डी आ गया, बस अब रहने दो, अगला क्वेश्चन का जवाब दो। पाती जो था किस कहानी की पात्र है, ढाते विश्वास, नगर, धरती कब तक घूमेगी या फिर माँ।
35 का क्या जवाब दीजिएगा, एक बार आप लोग बोलिए तो सही। तो आप में से बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे, क्या कमेंट क्या करेंगे भाई, बता दीजिए जी। एक बार बता दीजिए, पपाती किस कहानी का पात्र है। ढाते विश्वास, जी सर नहीं। धरती कब तक घूमेगी, नहीं। माँ कब तक, माँ नहीं, यानी कि नगर हो जाएगा। नगर जो है तमिल में लिखा गया है, नगर तमिल, जिसके लेखक सुजाता है। तो 35 का करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी याद कर ही लेना है। चलो भाई 35 का भी एक बार बोल दो, एक बार भी बोल दो तो जी। एक बार 35 का भी बोलो, हम भी तो देखे ना जी कि कितने सारे लोग हमारे कहने पर बोल रहे हो। चलो 35 का भी बोल दिया, जी सर बिल्कुल बोल दिया। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। कहा जा रहा है एग्जाम में इबादत का अर्थ क्या होता है, उपासना, इल्ठना, ईंट या फिर ईख। इबादत का अर्थ बताओ। 36 नंबर क्वेश्चन है ना जी। जी सर 36 नंबर इबादत का अर्थ बताइए आप लोग। 36 का बताइए करेक्ट आंसर। तो आप में से बहुत सारे बच्चे लोग मतलब कि कुछ गलत बता रहे, बट ए याद करो जी। एक बार ए बोलो तो, एक बार ए बोलो उपासना, एक बार ए बोल दो उपासना। याद नहीं था तो क्या करें जी, कोई बात नहीं है जी, याद ना था तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब याद हो गया। इबादत का मतलब उपासना होता है, इबादत का मतलब उपासना होता है, याद रख लो जी। जी सर याद हो गया। अगला एग्जाम में क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेन साहब की आंखों का तारा है, कार या फिर खोखा या फिर खोखी या फिर उपयुक्त सभी। चलिए बता दीजिए आप लोग कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन था। एग्जाम में तो भाई क्वेश्चन क्या पूछेगा आपको पता ही होगा, तो जल्दी से बता दीजिए। सेन साहब की आंखों का तारा क्या था, तो आप कहिएगा जी सर हम तो पढ़े हैं, क्योंकि सेन साहब की आंखों का तारा खोखा था, जिसको कासू बोलते हैं ना जी, खोखा, खोखा था। क्या हो जाएगा, खोखा हो जाएगा। यानी कि 37 का करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन भी याद कर लेना है, रट लेना है, और यहाँ पे अपलोड कर लेना है, जाकर एग्जाम में पेस्ट कर देना है। और एग्जाम में कोई भी गलती ना करना। अगर ओएमआर सीट भरने ना आता है तो एक बार बोल दीजिएगा, आपको ओरिजिनल ओएमआर सीट का प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा, बता दूंगा कि आप लोग जो है किस तरह से ओएमआर सीट को भरिएगा और कहाँ गलती ना कीजिएगा। हिंदी लिखी जाती है, देवनागरी में, खरोष्टी में, गुजराती में या फिर ब्राह्मी में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जानते हो? जी सर जानते हैं, क्योंकि हम तो बचपन से पढ़ते आए हैं कि हिंदी की जो होता है ना, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये तो बचपन से पढ़ते आए हैं। 7वां 8वां में जब एग्जाम देने जाते थे तो मास्टर साहब बोलते थे कि देखो लिपि में लिखो देवनागरी। आपके मास्टर साहब बोलते थे ना? जी सर बिल्कुल बोलते थे। तो यहाँ पे 38 का ही हो जाएगा। अगला तो आप क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य है, देश में सर्वस्व शांति है, रोटी ताजी है, मैं मेरा काम करूंगा, आज की ताजा खबर। देखो सबसे पहली चीज आप 39 का करेक्ट आंसर बताओ या फिर ना बताओ। सबसे पहली चीज सुन लीजिए, अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा ना शुद्ध वाक्य, तो अगर कंफर्म तो कंफर्म तरीका से अगर आपको पता होगा तभी जवाब दीजिएगा, ना पता होगा ना जी तो इसमें हाथ ना लगाइएगा, क्योंकि 1 नंबर का सवाल है और आपसे एग्जाम में इजी इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा। बट यहाँ पे आपको क्यों जाना है भारी पे। बट देखो याद रखो, रोटी ताजी है, ये तो हो जाएगा करेक्ट आंसर। आपने जो बताया वो भी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, बट याद रहेगा कन्फर्म 100%, तब याद करिएगा, ठीक है। और एक चीज आपको बता देते हैं, एग्जाम में जब बैठिएगा ना एग्जाम में, तो एग्जाम में सबसे पहली चीज आपको करना है कि जो क्वेश्चन 100% आए, एकदम एक्यूरेट 100% आए, उसी को एकदम टिक मारते चला जाएंगे। और वहां पे जा करके एक टिक मार के एक भरने वाला काम नहीं कीजिएगा, पहले सबको टिक मार लीजिएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, छुपा करके। क्योंकि इसीलिए, क्योंकि एग्जामिन जो टीचर आएंगे देखने वाले ना, तो वो बोलेंगे, बट आपको छुपा करके क्या कर देना, छोटा छोटा टिक मार देना, ठीक है, छोटा छोटा मार देना है। और उसके बाद में क्या कर देना है, ऐसे अपना आंसर एक के बार में फटाक से लिख लेना है। और सबसे बड़ी चीज, सेट जरूर लिखिएगा, सेट ABCD, ना तो सेट ए की जगह बी कीजिएगा, सब चौपट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी, पाठ के लेखक है सांवर दैया, सुजाता, श्रीनिवास या फिर सतगुरु होता। चलो भाई बता दो एक बार। 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, एक बार बता दीजिए। तो आप में से बहुत सारा कमेंटर है, सर यहाँ पे हम पढ़े थे कि धरती कब तक घूमेगी, ये एक राजस्थानी है और इसके लेखक सावर दैया है। धरती कब तक घूमेगी, सावर दैया, आपको याद कर ही लेना है। तो एक बार बोल दीजिए जी सर 40 का ये हो जाएगा, एक बार बोलिए 40 का ये हो जाएगा। जी सर बिल्कुल हो जाएगा, और हम भी 40 का ए याद कर लेंगे। चलो भाई
अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो डैश डैश से। ठीक है, खोखा से, मदन से, सीमा से या फिर शेफाली से कौन जो था 20 के दांत में सबसे खतरनाक लड़का था? बताइए एक बार करेक्ट आंसर 41 का। तो आप इससे बहुत सारे बच्चे अब सोच रहे होंगे क्या बताऊं क्या बताऊं, मैं तो आपको यहाँ से देख रहा हूँ, बट आपके कमेंट को यहाँ से देखूंगा तो देखूंगा अरे भाई तुमने तो भर दिया, सोचने से पहले भर दिया। क्योंकि मदन मतलब कि मदन बोले क्योंकि खोखा को जो है ना, खोखा से जो है मोटर कार को बहुत खतरा हो सकता था। 41 का आपने क्या बताया? जी सर ऑप्शन ए हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा और ये भी याद कर लीजिएगा मदन खोखा के 2 गो दांत झाड़ दिया था। ठीक है, 2 गो दांत तोड़ दिया था, याद रहेगा। अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा? नंदी नागरी, देवनागरी, गुजराती या फिर ब्राह्मी? अरे भाई देखो याद कोई भी क्वेश्चन करो या फिर ना करो, बट एक याद कर लो, बात मानो आज का क्वेश्चन याद करो ये वाला और रट के जाओ कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि ईसा की 14वीं 15वीं सदी में विजयनगर के राजाओं के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा? तो 42 का करेक्ट आंसर आ रहा है कि सर नंदी नागरी हो जाएगा, क्योंकि हम तो पढ़े थे यहाँ पे नागरी लिपि चैप्टर में, नंदी नागरी हो जाएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा, याद यहाँ पे नहीं, याद वहां पे होनी चाहिए। वहां के लिए जो तैयारी हो रहे हो, जो तैयार हो रहे हो, वहां पे जा करके दिखा देना है कि हमने भी ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी पढ़ा है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म डैश डैश ईस्वी में हुआ था? ठीक है, 1871, 1881 या फिर 1861 या फिर 1891? चलिए बता दीजिए एक बार 43 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई सबसे सिंपल तरीका आपको बताता हूँ, आपको पता ना होगा तो क्या क्या एग्जाम देने जाइएगा। तो सबसे पहली तरीका ये आपको होनी चाहिए याद कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। 43 का आपका कमेंट आया कि सर डी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। 43 का आपको ऑप्शन डी याद कर ही लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जवाब दीजिएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है सर्वनाम के भेद होते हैं, 6 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं या फिर 2 होते हैं? ये एग्जाम में बार बार रिपीट होता है बट आप लोग ध्यान नहीं दे पाते हो, तो आपको भी ध्यान दे देना है और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं ये भी कंफर्म तरीका से बता देना है। तो क्या जवाब दीजिएगा एक बार बोल दीजिए। तो आप कहिएगा जी सर हमको पता है क्योंकि सर्वनाम के 6 भेद होता है, तब नो हम बताए हैं। जी सर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 4 का करेक्ट आंसर आपको ये याद कर लेना है, याद रहेगा जी बिल्कुल याद रहेगा। तो 44 का क्या हो जाएगा? सर्वनाम के भेद जो 6 होते हैं, जी सर याद हो जाएगा। अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिएगा कहा जा रहा है कि गुणवान शब्द में प्रत्यय है, आन है, न है, गुण है या फिर वान है? चलो एक बार जवाब दे दो। अब देखो इसमें से वही चीज प्रत्यय वही निकालना जिसमें उधर भी कोई शब्द बने और इधर भी बने। तो अगर हम यहाँ पे देखिए तोड़ने का प्रयास करते, पहले आपका कमेंट देखूंगा, आपका कमेंट आ रहा है जिस सर डी हो जाएगा, बट यहाँ पे देखिएगा सबसे बड़ी चीज गुण तो होगा नहीं क्योंकि ये आगे है। उसके बाद आन अगर इसमें से निकालेंगे तो गुण गुणवा निकलेगा, जो कि वो भी होगा नहीं, ना निकलेंगे गुणवा होगा, ये भी नहीं होगा। वान निकाल देंगे तो आपका बन जाएगा गुण, जो कि गुण एक शब्द है, वान गुण, गुण वान। चलिए डी हो जाएगा। चलिए अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का भेद है? पुरुषवाचक, व्यक्तिवाचक, संबंधवाचक या फिर निजवाचक? बता दीजिए संज्ञा का भेद इसमें कौन है? तो पहचानने में दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि संज्ञा के जो होते हैं 5 भेद होते हैं। तो पांचों भेदों में से यहाँ पे ये वाला व्यक्तिवाचक भी आता है। याद रहेगा जी सर, याद रहेगा, याद रहेगा कि नहीं? जी सर याद रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं सर्वना संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, यहाँ पे जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, ये सब पढ़े हैं, पढ़े हैं जी सर पढ़े हैं। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का स्तुपात्र किया महादेवी वर्मा में या फिर राम इकबाल सिंह राकेश ने या फिर दिनकर रे या फिर अज्ञे ने? चलिए जवाब दीजिएगा, याद ना होगा तो इसे याद कर लीजिएगा कि हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात दिया था तो अज्ञे जी ने दिया था। ठीक है,
हीरानंद सच्चिदानंद वज्ञ ने दिया था। क्या दिया था? हिंदी कविता में प्रयोगवाद का जो है यहाँ पे सूत्रपात किया था। ठीक है जी, यहाँ पे आपको 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी याद कर लेना है। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर है ना कि विकेरलस्य जैसे शब्द जिस लिपि में अंकित है उसे कौन सा लिपि कहते हैं? चलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। 48 का एक बार बता दीजिए। आप लोग क्या बताइएगा भाई? 48 का बता दीजिए कि 12वीं सदी, ठीक है ना जी, कौन सदी? 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर जो है केरलस्य जैसे शब्द मिले वो किस लिपि में अंकित था? चलो भाई 48 का बता दो। तो 48 का सर हमने तो पढ़ा है यहाँ पे देवनागरी, क्योंकि 12वीं सदी में देवनागरी। यहाँ पे ऑप्शन डी याद कर लो। क्या याद कर लेगा जी? जी सर, हम 48 का यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी याद कर ही लेंगे, तो कर ही लेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो भाई याद कर लो। तो एक बार बोल दीजिए सर 48 का डी हो जाएगा, एक बार बोल दीजिए सर 48 का डी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, लेखक के पिता ने कितनी मछलियां जो है खरीदी थी? ठीक है, एक या फिर दो या फिर तीन या फिर चार? चलिए जवाब दीजिएगा आप लोग जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखते हैं कौन सबसे पहले देते हैं। चलो भाई, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तीन। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि तीन हो जाएगा। लेखक के जो पिता थे वो तीन मछलियां खरीदे थे। अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अनुज शब्द में उपसर्ग है, अ है या फिर अनु है या फिर ज है या फिर अन है? चलो 50 का करेक्ट आंसर जवाब दीजिएगा। अनुज शब्द में उपसर्ग है। अब कौन सा उपसर्ग हो जाएगा बता दीजिएगा। जी सर बिल्कुल बता दूंगा, बिल्कुल बता दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ अनुज शब्द में यहाँ पे उपसर्ग जो है ना तो जा होगा, ना तो वन होगा, ना तो आ होगा, यहाँ पे अनु हो जाएगा। और आपका भी करेक्ट आंसर यहाँ पे 50 का भी आ रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरीका से बताते रहिए। चलिए अब मैं आपसे 10 क्वेश्चन और 13 क्वेश्चन और पूछूंगा, जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये पढ़ाया गया क्वेश्चन है, याद है कि नहीं आपको ये भी तो पता होना चाहिए। चलिए, बेरोजगारी का प्रमुख कारण है सती प्रथा, दहेज प्रथा, जाति प्रथा या फिर बाल विवाह? चलिए बता दीजिए एक बार। क्योंकि इस क्वेश्चन में मैं बिल्कुल आंसर ना बताऊंगा, आपका सिर्फ आंसर देखूंगा। तो चलिए भाई, आपका कमेंट आया कि सर ये बेरोजगारी का जो प्रमुख कारण होता है वो जाति प्रथा होता है, जो कि करेक्ट हो जाएगा। चलिए हमने पहले बताया तो हमने पहले बताया, सब में से आपने सबने पहले बताया कि यहाँ पे 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपसे ये क्वेश्चन और पूछे थे, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी, अमरकांत या फिर यतीन्द्र मिश्र? इसके पहले वाले जब हम क्लास किए थे उसमें आपको बता दिए थे कि ये क्वेश्चन याद कर लो, और उसी में से 5 क्वेश्चन उठा करके लाया हूँ, क्योंकि आपको याद है कि ना याद है ये जरूर अपने आप में सोचो। ना याद होगा तो कमेंट ना कीजिएगा, लेकिन अगर याद होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बट ना याद होके तो भाई याद करने का प्रयास करो। वीडियो को अगर 2 बार देखने का जरूरत पड़े तो 2 बार देखो, बट याद कर लो। चलिए आपका कमेंट आया बहुत सारे बच्चों का, सर ये हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जवाब दीजिएगा। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जवाब दीजिएगा कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? ढहते विश्वास या फिर दही वाले मंगम्मा या फिर नगर या फिर माँ? क्या जवाब दीजिएगा? एक बार फिर से देखूंगा और फिर से आपके कमेंट को पढ़ूंगा कि सर क्या आंसर हो जाएगा। 53 का बता दीजिए, 53 का बता दीजिए एक बार। जी सर ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी बी आर नारायण ने दही वाली मंगम्मा, ठीक है जी, क्या हो जाएगा? दही वाली मंगम्मा कहानी का अनुवाद किया था। ये आपको याद होनी चाहिए, और याद भी होगा क्योंकि पहले तो हम इसको पहले बता चुके हैं। अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था? 1961, 1962, 1963 या फिर 1965? चलो बताओ, बताओ 54 का। और एक चीज और, आपको याद है कि नहीं याद है ये भी तो बताओ। किसी का कमेंट देख करके ना बताना, आंसर ना बताना, अपना खुद का बताओ, सोच कर बताओ। समय दे रहा हूँ ना, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है, इसके लिए समय जरूर दूंगा, ज्यादा हाली हाली में जाऊंगा नहीं, सोच कर बताओ। तो सोच लिया जी सर, सोच लिया। अब कितने सारे बच्चे ने ऑप्शन ए बताया? तो मैक्सिमम ऑप्शन ए बताया। चलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा,
दध्योदन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दधिज और उदन, दधिज और उदन, दधिज और उदन या फिर दधिज और औदन। ये क्वेश्चन तो हम इसके पहले वाले लाइव में फर्स्ट क्वेश्चन पर ही पूछे थे, फर्स्ट में ही पूछे थे, तो आप लोगों का उस समय तो सही आया था। बट देखते हैं आज क्या करेक्ट आंसर आता है। तो जी सर, आपने जो पहले बताया था वही अभी आ रहा है, यानी कि एक याद कर लो, दधिज और उदन, जो कि करेक्ट हो जाएगा। आपको भी याद था? जी सर, हमें याद था, पढ़े हो तब तो याद है। चलो याद है ना जी? याद है जी सर, बिल्कुल याद है। तो यहाँ पे दधीज और उधन हो जाएगा, दधीज और उधन। अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को जो है ना किस कारक का विभक्ति है? आप लोग कर्ता ने कर्म को समझ करके यहाँ पे ऑप्शन ए नहीं मारिएगा, ऑप्शन ए मारना नहीं है, क्योंकि पहले हम बता चुके हैं, आपको बता रखे हैं कि इसमें जो है ना राम भिखारी के लिए, यानी पैसा किसके लिए दिया? भिखारी के लिए दिया, यानी भिखारी का मदद किया। ठीक है ना जी? जैसे माँ ने खिलौने बच्चे को खरीद करके दिया, तो संप्रदान को के लिए आता है, आपको संप्रदान याद कर लेना है। ठीक है जी? यहाँ पर यही रहता कि राम ने रावण को मारा, ठीक है, तो वो हो जाता आपका कर्म। बट यहाँ पे क्या किया जा रहा है? भिखारी को पैसे दिया जा रहा है, भिखारी का मदद किया जा रहा है, भिखारी को उसको आनंद आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? यहाँ पे भी आ जाएगा। अगला आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब आप दीजिए लौह पुरुष में कौन सा समास है? द्वंद्व है या फिर नया है या फिर कर्मधारय है या फिर द्विगु है? ये भी तो एग्जाम में बनता है, ये भी तो एग्जाम में बनता है। जी सर, बिल्कुल बनता है। द्वंद्व नहीं होगा, नया नहीं होगा, द्विगु नहीं हो जाएगा, कर्मधारय आ जाएगा। अरे मैंने तो आंसर बता दिया, मुझको तो पूछना था। चलो 57 का सी, चलो भाई बाद में देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 58 का जवाब दो। 58 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? नी है, निर है, नी है या फिर निर है? कौन सा नी है? तो भाई एक तो याद कर लो, इसमें तो निर होगा ही, निर होगा ही, बट कौन सा? हिरसी वाला कि दीर्घी वाला? चलो, तो 58 का आपका करेक्ट आंसर आ रहा है कि सर यहाँ पे निर हो जाएगा, निर, हिरसी वाला निर हो जाएगा, जो कि करेक्ट हो जाएगा। 58 का आपको भी याद कर लेना है। याद है ना जी? जी सर, बिल्कुल याद है। अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहा जाएगा, जवाब दीजिएगा, निम्नलिखित शब्दों में कौन शुद्ध शब्द है? बताओ सुनित कैसे लिखाता है? उस दिन तो बता दिए थे, आज बताइएगा कि नहीं? तो आप आज ठान के आइएगा कि जी सर बता देंगे, तो ठीक है, और देखेंगे कौन जो है करेक्ट बताते हैं। तो किसने ऑप्शन बी भी बताया, ये भी मैं देखूंगा, और उसके बाद आपको बताऊंगा कि जी सर आपने तो करेक्ट बताया था। 4 क्वेश्चन और है, क्योंकि 63 तक है, और 3 क्वेश्चन का तो जवाब मैं दूंगा ही नहीं, क्योंकि 60 तक मैंने शुरू में बोला था, 60 तक का जवाब दूंगा, और 3 का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना ही तो देना है। ठीक है, लाइव में नहीं, कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो एक इसमें परिवर्तित हो जाता है। मैंने अपना काम कंप्लीट कर दिया, अय में हो जाता है। मैंने जो कहा था शुरुआती पॉइंट में कि दोस्तों आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं हिंदी के 60 VVI क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में लड़ेंगे, मैंने कंप्लीट कर दिया। 3 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ करके जाता हूं। यहाँ पे बता दीजिएगा कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। ठीक है जी? उसके बाद यहाँ पे अगला एग्जाम में मतलब कि पूछूंगा, हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? अगला आपसे क्वेश्चन यहाँ पे, हाँ देख लो, एक बार देख लो। इतना ही ऐसा नहीं कि कहिएगा कि सर आप जो बता रहे थे धीरे धीरे और हमसे पूछ रहे बड़ी फास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो आपको सिर्फ पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद अगर जरूरी पड़े तो बार बार देख लेना है 3 क्वेश्चन को। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? हितैषी कैसे लिखा जाएगा? तो आपको सबका जो है तीनों का करेक्ट आंसर बढ़िया तरीका से देना है, और एक और क्वेश्चन आपको रोज दे करके रोज पूछता हूँ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ फिर मिलेंगे कल साइंस के सब्जेक्टिव में, और कल धमाल मचा देंगे, ये आप लिख करके रखिएगा, और कल आपको 100% समझ में आएगा, ये भी समझ लीजिए। तो मिलते हैं इसी के साथ फिर कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।